नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बताएंगे कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने क्या बड़ा एक्शन लिया है। बात करेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन की अटकलों की, जिसमें बताएंगे कि किस वजह से इसके संकेत मिल रहे हैं। चर्चा करेंगे आईडी के साथ पकड़े गए आतंकी नदीम के खुलासे की, जिसने कई अहम राज उगले हैं। बताएंगे यूपी में एक हाई प्रोफाइल लव जिहाद के बारे में। तो आइए खबरों की शुरुआत रिवर फ्रंट घोटाले से करते हैं। यूपी की पूर्व सपा सरकार में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई की टीम ने लखनऊ स्थित कई राज्यों और अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। मामले में दर्ज एफआईआर में यूपी सरकार के इंजीनियरों, अधिकारियों और कई सपा नेताओं सहित लगभग 190 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट घोटाला सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था। सपा सरकार ने रिवर फ्रंट के लिए 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसमें 1437 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए थे, जबकि काम मात्र 60% से भी कम हुआ। रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95% बजट खर्च करने के बाद भी काम पूरा नहीं किया। बता दें कि रिवर फ्रंट से जुड़े इंजीनियरों पर कई गंभीर आरोप हैं। इंजीनियरों ने दागी कंपनियों को काम दिया, विदेशों से महंगा सामान खरीदा और नेताओं अधिकारियों के विदेश दौरे में फिजूल खर्ची समेत तमाम वित्तीय लेन देन में घोटाला करने का आरोप है। मामले में बीते शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा समेत 43 जगहों पर छापेमारी जारी है। बता दें कि राज्य सरकार ने 4 साल पहले घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति दी थी। उससे पहले अप्रैल 2017 में प्रदेश सरकार ने रिवर फ्रंट घोटाले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद गोमती नगर थाने में कई अधिकारियों के खिलाफ कमेटी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी एफआईआर को आधार बनाकर सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें एक इंजीनियर रूप सिंह की गिरफ्तारी कुछ ही दिन पहले की गई थी। महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के एक बार फिर साथ में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। इसका संकेत पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी भाजपा और शिवसेना दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना से कुछ मुद्दों पर मतभेद है, राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन में संबोधित किया। एक सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थिति के आधार पर गठबंधन का उचित निर्णय लिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि हमने अपने दोस्त शिवसेना के साथ 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उच्च न्यायालय के आदेश पर महाराष्ट्र में विभिन्न मामलों की जांच कर रही हैं। उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा नेता आशीष शेलार से मुलाकात की थी, जिसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, जिसके बाद राउत ने अफवाह बताकर खारिज करने का प्रयास किया था। संजय राउत ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि हम सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमने सामने आते हैं तो अभिवादन जरूर करेंगे। राउत ने कहा कि हम भारत पाकिस्तान नहीं हैं। आमिर खान और किरण राव को देखिए, ये उस तरह का रिश्ता है। शिवसेना बीजेपी के राजनीतिक रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। बीते दिनों आईडी के साथ पकड़े गए आतंकी नदीम ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। नदीम ने खुफिया एजेंसियों को बताया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अब दहशतगर्दों को उनका टारगेट लोकेशन का वीडियो बनाकर दे रहे हैं। पहले टारगेट लोकेशन का वीडियो यहां से पाकिस्तान जाता है और फिर वहां से वापस भेजा जाता है, ताकि इसे पूरा किया जा सके। पूछताछ में नदीम ने बताया कि आईडी वाला जो बैग मिला था, उस बैग को कहां से लेना था, उसका लोकेशन व्हाट्सएप नंबर पर आया था। ये वीडियो एक पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से भेजा गया था। ये नंबर वर्चुअल नंबर है, जिसका सिर्फ इंटरनेट से इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि नदीम के नंबर पर आए वीडियो में पूरी लोकेशन थी कि कहां और कैसे आईडी लेनी है। वीडियो में देखा गया है कि एक लोकेशन में पीले रंग का बैग है। गिरफ्तारी के समय नदीम पाकिस्तान हैंडलर से बात कर रहा था। नदीम को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने बताया था कि उसको सोपियां के रहने वाले नदीम अयूब और बनिहाल के रहने वाले तालिब उर रहमान से मिलना है। इन तीनों को मिलकर जम्मू के धार्मिक स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी से हमला करना था।
आईडी मिलने के बाद नदीम अन्य दोनों को जम्मू बुलाता और उसके बाद सीरियल ब्लास्ट किए जाते, लेकिन इसके पहले ही इसे पकड़ लिया गया। बता दें कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन साजिश के तहत 2 तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्वाडकाप्टर और हेक्साकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वाडकाप्टर से सीमा पार की रेकी कराई जा रही है और हेक्साकॉप्टर से हथियारों की सप्लाई, साथ ही हमला भी किया जा रहा है। क्वाडकाप्टर ड्रोन में वजन उठाने की क्षमता नहीं होती, जबकि हेक्साकॉप्टर ड्रोन 6 स्टैंड वाला होता है, जिसमें 5 से 10 किलो सामग्री उठाने की क्षमता रहती है। लिहाजा पाकिस्तान पहले छोटे ड्रोन से उन इलाकों की रेकी करा लेता है जिस जगह पर सप्लाई करनी होती है। रेकी करने के बाद एक रूट बना लिया जाता है। इसी रूट को सप्लाई के लिए बड़ा ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी और सीएम योगी द्वारा दिए गए बयानों से यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारे में दोनों नेताओं के बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी ने एक बयान में असदुद्दीन ओवैसी को देश का बड़ा नेता बताया और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। दरअसल बीते दिनों ओवैसी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि इस बार यूपी में योगी को सीएम नहीं बनने देंगे, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि ओवैसी की इसी चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सीएम योगी का ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। इसी बीच यूपी में सपा कांग्रेस पर ओवैसी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी यूपी में मुस्लिमों की भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक सपा और कांग्रेस के साथ माना जाता है। ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ओवैसी यूपी चुनाव में सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो सपा के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम योगी का बयान बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। योगी के बयान से ओवैसी की स्वीकारता मुस्लिमों में बढ़ सकती है। शायद इसीलिए योगी ने ओवैसी के चैलेंज को भी स्वीकार किया है। अगर यूपी में ओवैसी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है तो सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। इसी का फायदा उठाने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है। यूपी के आगरा से एक हाई प्रोफाइल लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी आरिफ ने आदित्य बनकर रिटायर्ड आईएएस की बेटी से शादी कर ली। सूत्रों ने बताया कि लव जिहादी आरिफ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से करीबी रिश्ते की धौंस दिखाकर ब्लैकमेलिंग करता था। बता दें कि लखनऊ में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की बेटी अब लव जिहाद की शिकार बन गई है। पुलिस ने बताया कि लखनऊ के एक लकड़ी व्यवसायी आरिफ हाशमी ने एक समारोह में खुद को आदित्य बताकर पीड़ित महिला के साथ मुलाकात की थी। धीरे धीरे आरिफ ने महिला से दोस्ती कर ली और जब उनका रिश्ता आगे बढ़ा तो दोनों ने 2010 में शादी कर ली। पुलिस ने बताया कि शादी के कुछ साल बाद महिला को पुरुष की असली पहचान के बारे में पता चला। असलियत का भांडाफोड़ होने पर आरोपी ने उसे इस्लाम में बदलने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। जब महिला ने मना किया तो वह उसे प्रताड़ित और ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने बताया कि वो महिला के पहले पति के होटल का इस्तेमाल उसके साथ मारपीट करने के लिए करता था। इसके बाद महिला ने आरिफ के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, लूटपाट, धोखाधड़ी और अवैध धर्मांतरण जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमने आईपीसी की संबंधित धाराओं और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।